हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्सिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको स्पेशली हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और जो टॉपिक है वो कैसे प्री और मेंस के लिहाज से इम्पोर्टेंट रहेगा वो बताने की कोशिश करूंगा। इसमें एक्सिया आईएएस एकेडमी के एडमिशन के बारे में सारी डिटेल्स मेंशन की हुई हैं और फर्दर आप एडमिशन फ़ी वगैरह के लिए डिटेल्स में जानने के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो ये आर्टिकल ऑलरेडी 2-3 बार कवर किया है, लेकिन आज इसमें थोड़ी प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट दी गई हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा सेट टू रीस्टार्ट बाय जून एंड दिस ईयर आफ्टर 6 ईयर गैप। तो 6 साल के गैप के बाद और इस गैप का रीज़न था कोरोना पेंडेमिक और जो गलवान वैली क्लैश था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसको लेके। तो लगभग 6 साल के बाद जो कैलाश मानसरोवर का यात्रा है वो रीस्टार्ट होने वाला है बाय जून। तो इसका थोड़ा फैक्ट हम देख लेते हैं। तो ये आपका एक पिलग्रिमेज साइट है माउंट कैलाश। तो ये सेक्रेड है फॉर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड बोनपास। तो ध्यान रखिएगा, कभी ऐसे आपका स्टेटमेंट में आ जाएगा कि सिर्फ ये हिंदू के लिए सेक्रेड है, लेकिन ये हिंदू के अलावा भी बाकी और रिलीजन के लिए भी सेक्रेड है, इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट, जैन एंड बोनपास। जो आपका माउंट कैलाश है उसी के विसिनिटी में लेक मानसरोवर है जो लोकेटेड है, दोनों ही लोकेटेड है आपका जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है चाइना का। ध्यान रखिएगा, इंडिया में नहीं है। और इसका आपका अगर देखिए कौन ऑर्गेनाइज करता है कैलाश मानसरोवर यात्रा को, तो इसका ऑर्गेनाइज़र है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके लिए एक बायलैटरल ट्रीटी हुई थी बिटवीन इंडिया एंड चाइना 1981 में, और तब से ये जो आपका माउंट कैलाश यात्रा है या फिर माउंट कैलाश सरोवर यात्रा है वो आपका कंटिन्यू रहा है। लेकिन 2020 में आपका सस्पेंशन कर दिया गया था बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक एज वेल एज जो क्लैश था बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिगार्डिंग गलवान वैली। नेक्स्ट है आपका इसका अभी रिजम्पशन होने वाला है जून 30, 2025 को। इसका जो फर्स्ट बैच ऑफ पिलग्रिमेज है उसको रवाना किया जाएगा। टोटल 750 पिलग्रिम को चुना गया है और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपके कंप्यूटराइज्ड और रैंडम तरीके से किया गया है। अभी इसमें रूट कौन कौन से हैं, तो टोटल इसमें 3 रूट है। तो इसमें 2 रूट मेंशन किए गए हैं, टोटल 3 है, ध्यान रखिएगा। एक है आपका लेपू लेक पास जो उत्तराखंड से होते हुए आपका माउंट कैलाश तक पहुंचेगा, और दूसरा है आपका सिक्किम में जो नाथुला पास है। तो ये जो पास है नाथुला पास, ये मोटरेबल पास है। और ये जो आपका लेपू लेक पास है इसमें लगभग आपका 200 किलोमीटर ट्रेकिंग करके जाना पड़ता है। तो ये सीनियर जो आपके पिलग्रिम है उनके लिए ये थोड़ा आपका टफ रहता है, तो नाथुला पास उसका अल्टरनेटिव है। और 3 नंबर जो रूट है वो आपके नेपाल से होते हुए जा सकते हैं, वो रहा आपका तीसरा रूट। ओके, नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया। एलिजिबिलिटी के लिए क्या है, ओनली इंडियन सिटीज़न ही इसमें जा सकते हैं। इसका एज क्राइटेरिया भी आप एक बार चेक कीजिएगा। मुझे जितना तक ध्यान है 18 टू लगभग 70 तक होना चाहिए, और जो फिज़िकल आपका फिटनेस टेस्ट है वो भी पास करना होगा, क्योंकि आपके 19,500 फीट की ऊंचाई पे बसा हुआ है माउंट कैलाश। तो उसके लिए क्या है, फिज़िकल फिटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट कितना आता है। तो ये आप लेपू लेक रूट से अगर जाते हैं तो 1.74 लाख खर्चा आता है, और नाथुला रूट से 2.83 लाख पर पर्सन। और जो नाथुला पास है वो आपका मोर मोटरेबल है और सीनियर सिटीज़न फ्रेंडली है। ट्रिप का ड्यूरेशन कितना रहेगा, लगभग 3 वीक रहेगा, मतलब 1 महीना मान के चलिए। और हेल्थ रिक्वायरमेंट में क्या है, मेडिकली फिट होना पड़ेगा और इसके लिए टेस्ट भी पास करना होगा। तो अभी इसमें क्या है, आपके पिलग्रिमेज साइट के बारे में कौन कौन से आपके कम्युनिटी के लोग या फिर धर्म के लोग इसको सेक्रेड मानते हैं, ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। कौन ऑर्गेनाइज करता है, कब से सस्पेंड था ये,
ओके, कितने पिलग्रिम जाने वाले हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और रूट्स के बारे में भी ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और मेंस के लिहाज से ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा, इंडिया चाइना के बीच में जो रिलेशन आपका बिगड़ा हुआ है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, तो उसमें आप ये एक पहल कह सकते हैं कि जिससे क्या है, दोनों देशों के बीच में आपकी एक डिप्लोमेटिक लेवल में रिलेशन को ठीक किया गया है। तो इसमें ये दोनों देश के कंसेंसस के बाद ही इसको फिर से रिजम्पशन किया गया है। तो डिफरेंट जो आपके मुद्दे हैं, आपके टेंशन के मुद्दे हैं, तो उसमें ये एक आपका क्या है, ये एक पॉजिटिव साइड है या फिर पॉजिटिव डिसीजन है। ओके, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। तो अभी इंडिया चाइना का रिलेशन को भी 75 ईयर्स एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है 2025 में। तो इस बार क्या है, इंडिया चाइना के बीच में क्वेश्चन बन सकता है मेंस में। तो अभी इंडिया चाइना के बीच में जब रिलेशन को समझते हैं तो इसका पहले थोड़ा पास्ट आपको समझना होगा, फिर दोनों देश के बीच में कौन कौन से मुद्दों में विवाद है। आपके ईस्टर्न बॉर्डर में अरुणाचल को लेके विवाद है, फिर आपके अक्साई चीन को लेके विवाद है वेस्टर्न सेक्टर में, देन आपका दलाई लामा को लेके एक दोनों देश के बीच में विवाद है, फिर जो चाइना का ऑल टाइम सपोर्ट रहता है पाकिस्तान को अगेंस्ट इंडिया, उसको लेके एक विवाद है। तो ये सब हम टेंशन देख सकते हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और कोऑपरेशन देखा जाए तो ट्रेड के सेक्टर में कोऑपरेशन, और हाल ही में जो आपका पिलग्रिमेज के लिए जो माउंट कैलाश यात्रा है, तो उसके लिए जो कंसेंसस बनी है, तो वो एक आप सफलता कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेना पड़ेगा दोनों ही देश को, हाई लेवल नेगोशिएशंस करना ज़रूरी रहेगा। तो ये हाई लेवल नेगोशिएशन हुआ था 2025 जनवरी बीजिंग में, जहां हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब ने ये चीज़ें अनाउंस की थी कि जो आपका एक तो जो कमर्शियल जो फ्लाइट है, पीपल्स टू पीपल कांटेक्ट के लिए जो फ़्लाइट है, उसको रिज्यूम किया जाएगा, इंक्लूडिंग आपका माउंट कैलाश यात्रा। ओके, ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो भी इसमें ईयर है, इवेंट है, ये मेंशन की गई है, इसको थोड़ा आप पढ़िएगा। ओके, मैं पूरा टॉपिक समझाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि हमने हर टॉपिक में बहुत ज़्यादा मटेरियल इंक्लूड किया है, ताकि आप चीज़ों को बारीकी से समझ सकें। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, और कुछ चीज़ें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है, ओके, जो पूछी जाती है कि इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स कौन कौन थे टू इंडिया। तो इसमें एक हिस्टोरिकल इंसाइट भी आप देख सकते हैं कि जो ह्यूएन सांग थे वो 7th सेंचुरी में आए थे, जिन्होंने आपका एक बुक भी लिखा था सी यू की, जिसमें डिटेल अकाउंट ऑफ जो हर्षा थे उनका एम्पायर के बारे में मेंशन है, पुष्यभूति डायनेस्टी के। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने मेंशन किया है। फिर फाहियान आए थे आपके गुप्ता पीरियड में 5th सेंचुरी में, तो उन्होंने भी जो पिलग्रिमेज है तो बुद्धिस्ट हॉली साइट्स वो किया था। और इत्सिंग आए थे आपके 7th सेंचुरी में, नालंदा को विजिट किया था, रिकॉर्डेड बुद्धिस्ट प्रैक्टिस। तो कौन सी बुद्धिस्ट प्रैक्टिस थी वो हमें जानने को मिली है। तो अभी जब सोर्सेस पढ़ना होता है ना, हिस्टोरिकल सोर्सेस की हम कैसे जानते हैं चीज़ों के बारे में, तो इन सभी चीज़ों का आप जिक्र कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका मेगास्थनीस, ध्यान रखिएगा चाइनीज़ ट्रेवलर नहीं थे, वो यूरोपियन थे। तो उन्होंने इंडिका लिखी थी, और चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में उन्होंने विजिट किया था। नेक्स्ट है इब्न बतूता, तो उन्होंने आपका तुगलक एरा में, मतलब जो दिल्ली सल्तनत था उस समय पे वो आए थे। फिर अल बैरूनी, तो ध्यान रखिएगा वो दिल्ली सल्तनत के समय नहीं आए थे, 10th सेंचुरी मतलब 1000 AD में आए थे। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी किताबुल हिंद। तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। और मेंस में भी क्या है, आप जब हिस्ट्री के क्वेश्चन लिखते हैं जहाँ चीज़ें फिट बैठती है, वहाँ आपको चीज़ें लिखना ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट आ गया हमारा पासेस, लोकेशन एंड इम्पॉर्टेंस। तो कौन से पास कौन से स्टेट में लोकेटेड है और इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो ये लेपू लेक पास है उत्तराखंड में है, जो अभी हमने देखा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस पास का इस्तेमाल किया जाता है। और इंडिया, नेपाल और चाइना के ट्राई जंक्शन में ये लोकेटेड है। फिर नाथुला पास सिक्किम में है, फिर जोजिला पास JNK एंड लद्दाख में है, रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश में है, जिसमें अटल टनल बना हुआ है, जो आपका की लिंक है टू लाहौल एंड स्पीति। ओके, फिर आपका बोमडिला है अरुणाचल प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी जो चीज़ें हैं प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं। ओके,
नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द साइंस विच बॉट बैक द डायर उल्फ इज हेल्पिंग इंडियन रिसर्चर्स पुश बाउंड्रीज। तो अभी ध्यान रखिएगा, इसको लिंक करके दिया है जो हाल ही में जो आपके कोलोसल बायोसाइंस एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो यूएस बेस्ड है। तो उसने क्या किया, जो आपका आइस एज में जो डायर उल्फ हुआ करता था, जो एक्सटिंक्ट हो गया था हज़ारों साल पहले, उसको रिवाइव कर लिया, उसको डी एक्सटिंक्ट कर दिया बाय यूजिंग क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी एंड क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। तो अभी इसमें क्या है, वो टॉपिक तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आपका कि जो डायर उल्फ है उसको किसने रिकवर किया या फिर डी एक्सटिंक्ट किया बाय कोलोसल बायोसाइंस, यूएस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। कौन से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी का, जो एक जीन एडिटिंग टूल है जिसके लिए केमिस्ट्री में फिजिक्स भी केमिस्ट्री में आपका नोबेल भी मिला है इसके लिए। तो अभी आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ कि आप ये गूगल करके देखिए कि जो आपका क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी है इसका किसने आविष्कार किया। ओके, तो ये ज़रूरी रहेगा ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट, अभी इसमें जो डायर उल्फ को रिकवर किया गया, तो इससे इंडिया कैसे अपने रिसर्च में पुश ला सकता है, कैसे इससे लेसन ले सकता है। ऑलरेडी जो क्रिस्पर कैस9 जीन एडिटिंग टूल है उसका इस्तेमाल करके हम डिफरेंट रिसर्च कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी इसमें इंडियाज़ इनोवेशन प्रैग्मेटिक एंड नेसेसिटी ड्रिवन यूज़, तो कैसे हम नेसेसिटी ड्रिवन यूज़ कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन इसका एनिमल जेनेटिक्स में किया जा सकता है, रीजन कश्मीर में। तो जो आपके पैश्मीना गॉड्स हैं जिससे आपके पैश्मीना सॉल बनाई जाती है, तो उस पैश्मीना गॉड को हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट एडाप्टिव बना सकते हैं बाय जीन एडिटिंग। तो उनके पैश्मीना गॉड के अंदर जीन एडिटिंग करके क्लाइमेट एडाप्टिव बनाया जा सकता है। फिर जो वूल का प्रोडक्शन है उसको बूस्ट किया जा सकता है। फिर अगर एक्वाकल्चर में देखें तो केरला में एक फ़िश पाई जाती है कैरिमन, तो उस फिश को भी क्या कर सकते हैं, उनका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं और प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं। लाइफ स्टॉक रेजिलियंस में अगर देखें तो आपके हरियाणा करनाल में जीन एडिटेड एम्ब्रियोज इन कैटल किया गया है। ध्यान रखिएगा ये सभी चल रही है अभी। ओके, तो इसमें क्लाइमेट स्मार्ट डिजीज़ रेजिस्टेंट ब्रीड को डेवलप किया जा सकता है। अभी इसमें क्या है, आप क्लाइमेट चेंज को क्या करें, एग्रीकल्चर से जोड़ के देख लीजिए और उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जोड़ लीजिए, क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी जिसमें वर्क करेगा। फिर ह्यूमन मेडिसिन में क्या है, आपके न्यू दिल्ली एंड हैदराबाद में क्रिस्पर कैस9 बेस्ड थेरेपी दी जा रही है सिकल सेल एनीमिया में और रीनल इन्फेक्शन में। और इसके अलावा भी क्या है, आपके क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टाइप 1 डायबिटीज़ जो लगभग जेनेटिक है उसको ठीक किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा। तो इसमें अभी क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी का क्या है, आप एग्रीकल्चर में इसका, आप एनिमल हस्बेंड्री में, फिर इसका आप ह्यूमन के अंदर जीन एडिटिंग करके उनका इफ़िशियंसी को बढ़ा सकते हैं और क्लाइमेट एडाप्टिव बना सकते हैं। क्लाइमेट एडाप्टेबिलिटी में स्पेशली आपके जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसको, एज वेल एज जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको ध्यान रखिएगा। तो अभी इसका यूज़ कैसे है एग्ज़ाम में, तो ये प्री में पूछा जा सकता है अबाउट क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी। देन मेंस में जब आपका क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जाएगा तो उसमें आप क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी के बारे में मेंशन कर सकते हैं कि कैसे हम जो हमारे सीड्स है या फिर जो डिफरेंट क्रॉप है उनको क्लाइमेट एडाप्टिव बना सकते हैं, ड्रॉट रेजिलिएंट बना सकते हैं। ओके, ये सभी चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हाउ डिड WHO नेशंस स्ट्राइक अ पेंडेमिक डील। तो ये ऑलरेडी कवर किया है, फिर आज न्यूज़पेपर में दिखा तो हमने इसको पिक कर लिया। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, WHO नेशन ने, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इनके अंदर जो भी नेशन है उन्होंने आपका एक पेंडेमिक डील साइन किया है। और इस डील के तहत क्या है, लगभग 190 कंट्री, ओवर 190 कंट्रीज़ इस डील में शामिल है और इसको फाइनलाइज़ किया है। और इसमें करने क्या है कि जो पेंडेमिक है या फिर पेंडेमिक जैसे इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़, उसके लिए देश क्या करे, प्रिपेयर रहे और एक दूसरे को कोऑपरेट करे ताकि पेंडेमिक से होने वाली जो डेथ है, जो हेल्थ क्राइसिस है, जो ह्यूमन के ऊपर जो क्राइसिस है उसको टेकल किया जा सके। तो अभी पेंडेमिक क्या है, आपका एक रीजनल प्रॉब्लम या फिर एक डोमेस्टिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो ग्लोबल प्रॉब्लम के लिए ग्लोबल सोल्यूशन निकालना ज़रूरी है।
तो इसीलिए ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशंस है लाइक WHO जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म में रहा था बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक कि WHO ने समय पे आपके नोटिफिकेशंस नहीं निकाले, गाइडलाइन नहीं निकाले, अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, तो उसी के प्रीटेक्स्ट में USA ने भी विड्रॉ कर दिया था। लेकिन हाल ही में जो आपकी अचीवमेंट हुई है, जो डील हुई है, इससे क्या है देश के बीच में, डिफरेंट नेशन के बीच में कोऑपरेशन इंश्योर होगा, नॉर्थ के देशों में, साउथ के देशों में। तो उससे क्या है, अभी क्या इसमें कंपोनेंट रखी गई है। सो PABS है, पैथोजिन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम। तो इसे जो भी पैथोजिन है जो डेवलप हो रही है उसमें रियल टाइम शेयरिंग होगा, ताकि आपका बीमारी के बारे में पता लगाया जा सके, एज वेल एज वैक्सीन ट्रीटमेंट डेवलप की जा सके। इक्विटेबल एक्सेस फ्रेमवर्क रखा गया है ताकि जो डायग्नोस्टिक जो टेक्निक्स है उसका इक्विटेबल एक्सेस मिले सभी देशों को। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्लोज है कि जो आपके स्पेशली डेवलप नेशन है उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना होगा टू दी डेवलपिंग नेशंस और अंडर डेवलप नेशंस। ओके, फिर ग्लोबल सर्विलियंस एंड डाटा शेयरिंग प्रोटोकॉल भी इसमें रखा गया है ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से डेटा को शेयर किया जाए, ग्लोबल लेवल में सर्विलियंस किया जाए और जो डिजीज़ है उनको टेकल किया जाए। नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग करना, स्पेशली आपके लैब्स में, सप्लाई चेन में, वर्कफोर्स में। ओके, कंट्री के बीच आपका रेजिलियंट पब्लिक हेल्थ सिस्टम को डेवलप करना और मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना। तो मेंबर स्टेट को क्या करना है, मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबल रहना है, मॉनिटरिंग को इंश्योर करना है और अकाउंटेबल रहना है। बाकी चीज़ें आप पढ़िएगा, आपको समझ में आएंगी। ओके, तो जो वैक्सीन का डिप्लोमेसी था, नॉर्थ के देश साउथ को वैक्सीन नहीं प्रोवाइड कर रही थी, टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड कर रही थी, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया था ग्लोबल हेल्थ को लेके। तो उसी के लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो किस तरह से ग्लोबल लेवल पे हेल्थ क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में वर्ल्ड के डिफरेंट नेशन कोऑपरेट कर सकते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आर्टिकल सही रहेगा, इससे आप बहुत सारी चीज़ें लिख पाएंगे। ओके, तो ध्यान रखिए, कंटिन्यू करते रहिए। ओके, हम आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा होलिस्टिकली प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए हर पॉइंट में नहीं समझाते हैं, लेकिन इतना तो आपको समझ में आ जाता है कि ये आपका एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, बाकी मैं आपको बताता ही हूँ कि किस पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, इंस्पिरेशन और इमिटेशन, कॉपीराइट बैटल्स रेज इन द कॉपी पेस्ट एज। तो अभी आप ध्यान दीजिएगा कि कॉपी राइट का एक बैटल इसमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया है बिटवीन 2 पर्सन, जिसमें कुछ आपके लीगल केसेस अभी चल रहा है। तो केस क्या है वो आपका इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इस आर्टिकल के लिहाज से, लेकिन ज़रूरी है कि जो आपका क्रिएटिव इकोनॉमी होता है, तो क्रिएटिव इकोनॉमी में क्या है, लोग क्या करते हैं, अपने इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करके, अपने ब्रेन को इस्तेमाल करके, अपने क्रिएटिविटी, अपने इनोवेटिव आइडिया को इस्तेमाल करके डिफरेंट चीज़ें लिखते हैं, डिफरेंट पेंटिंग्स बनाते हैं, डिफरेंट गाने लिखते हैं, उसको गाते हैं, या फिर ऐसे बहुत कुछ हो सकते हैं जो आप इंटेलेक्चुअली उसको पहली बार उसको आप क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अभी आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपने सपोज़ एक किताब लिखी, कोई अगर उसको मार्केट से ख़रीद के उसका आपका PDF बना के सर्कुलेट करने लगे या फिर उसको कॉपी पेस्ट करे, तो उससे क्या होता है, जो आपकी लोगों की क्रिएटिविटी होती है, जो क्रिएटिव पर्सन है उसका क्रिएटिविटी स्टेक पे आ जाता है और उसको उसका जो मेहनत है उस पर पानी फिरता है, उससे जो उसकी कमाई होनी है, लाइवलीहुड है, उस पर पानी फिरता है और वो इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की पेंटिंग को उठा के किसी कप के ऊपर प्रिंटिंग करना, T-शर्ट के ऊपर प्रिंटिंग करना बाय एनी कंपनी, तो वो क्या करता है, एक आर्टिस्ट का जो आपका क्रिएटिविटी है, उसका जो आर्टिस्टिक फ्रीडम है, उसका जो आर्टिस्टिक क्रेडिबिलिटी है, उसको ख़त्म करता है। और आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में क्या है, आपकी क्रिएटिव इकोनॉमी में सबसे बड़ा जो मार पड़ा है वो पड़ा है बाय टेक्नोलॉजी, जिसमें कॉपी पेस्ट से चीज़ें आसानी से किसी क्रिएटिव चीज़ें से कॉपी कर लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, देश की आपकी क्रिएटिविटी पे असर पड़ता है, देश की जो इकोनॉमी है उस पर असर पड़ता है, देश की जो सोसाइटी है उस पर असर पड़ता है। तो इससे अभी क्या करना है, प्रोटेक्शन देना है देश को, स्पेशली जो कॉपीराइट है उसका प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है।
नहीं तो लोगों की क्रिएटिविटी क्या है, आपकी स्टेक पे आ जाएगी। तो अभी उसके लिए देश में कोई लॉ है क्या? तो कॉपीराइट प्रोटेक्शन एक्ट है आपका 1957 का। तो इसके तहत क्या है, आपका कॉपीराइट दिया जाता है जो भी आपके राइटर्स है उनको। तो अभी प्रॉब्लम इसमें ये है कि इस कॉपीराइट एक्ट का होते हुए भी बहुत सारे जो क्रिएटर है उनके अंदर अवेयरनेस नहीं रहता है कि उनको अपना जो क्रिएटिविटी है उसको पेटेंट करवा लेना चाहिए, मतलब अपने नाम पे उसको रजिस्टर करवा लेना चाहिए। और बहुत जो कॉपी करते हैं उनके जहन में भी ये अवेयरनेस नहीं रहता है कि किसी के क्रिएटिविटी को चोरी या कॉपी नहीं करनी चाहिए। अगर करते हैं तो प्रॉपर कंसेंट के साथ उनको प्रॉपर जो उनका रेमुनरेशन होता है, जो फीस देना होता है, उसको दे के ही किया जाना चाहिए। ओके, तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो प्रैक्टिकल चैलेंज क्या है, आईपी की लिटरेसी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। ओके, जो हमारे ब्रेन में इंटेलेक्ट में जो चीज़ें हम प्रॉपर्टी के तौर पे हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं, उसके रिगार्डिंग क्या है आपकी, उसको प्रोटेक्ट करने का जो लिटरेसी है वो नहीं है। क्रिएटिविटी तो है लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी नहीं है। फिर कोर्ट रूम फैटिग देखा जाता है कि अभी कोई केस लग गया तो कोर्ट चले गए। सपोज़ अभी कोई बड़े टी शर्ट कंपनी ने किसी क्रिएटिव पेंटिंग का, कोई पेंटर था, उनका पेंटिंग को कॉपी पेस्ट कर दिया, टी शर्ट में प्रिंट करवा दिया, तो अभी कल को केस लगता है तो जो टी शर्ट कंपनी है बड़ी कंपनी है और जो आर्टिस्ट है वो तो उनके पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं, जो मनी पावर है वो नहीं है, तो वो केस फाइट नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए क्या है आपके उनका जो राइट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने का वो वॉयलेट हो जाता है। तो वही चीज़ें इसमें अनइक्वल पावर डायनामिक्स में कही गई है। तो स्मॉल क्रिएटर फील पावरलेस अगेंस्ट बिग ब्रांड्स, गैलरीज एंड प्लेटफॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, आईपी का इग्नोरेंस है, लोगों को पता नहीं है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो सकता है। वीक एनफोर्समेंट है, स्पेशली जो एजेंसीज है गवर्नमेंट की। कल्चरल एटीट्यूड में ऐसा है कि कॉपी करना कोई बड़ी बात नहीं है, कॉपी करते ही हैं लोग, ऐसा एक एटीट्यूड है। तो वो क्या करता है आपका, जो डी वैल्यू करता है ओरिजिनल क्रिएटिविटी को। फिर डिजिटल जो एक्सेलरेशन है उसके वजह से क्या है, अभी मीम बनना, एआई जनरेटेड आर्ट बनना, तो इसमें क्या है इजीली कॉपी कर लिया जाता है और इसको हार्ड टू ट्रेस हो जाता है टू प्रूव ऑनरशिप। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, अभी आर्टिस्ट के अगर क्रिएटिविटी को खतरे में डाला जाएगा तो कोई आर्टिस्ट क्रिएटिव चीज़ें बनाएगा नहीं, बनाने के लिए डिमोटिवेट हो जाएगा। तो उससे क्या है, देश में जो क्रिएटिविटी है वो ख़त्म होगी, और क्रिएटिविटी ख़त्म होना मतलब आपकी, या कम होना मतलब इकोनॉमी में बुरा असर पड़ना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपके क्या स्टेप लिया जा सकता है, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है कि अपना जो वर्क है, आप कुछ अगर क्रिएटिव चीज़ें करते हैं तो उसको रजिस्टर करवाइए, क्योंकि रजिस्टर करने का सिंपल खर्चा है 500 से 2000 के अंदर, तो इसीलिए ये ज़रूरी है। फिर आपका कम्युनिटी डिफेंस बिल्ड करना ज़रूरी है। ओके, तो सोशल मीडिया में जो ऑडियंस है उनको भी अवेयर रहना चाहिए। ओके, और इन चीज़ों को डिमोटिवेट करना चाहिए। लीगल रेडीनेस को रखना चाहिए, जो कॉस्ट है लीगल बैटल का वो अफोर्डेबल होना चाहिए। इवन अगर ज़रूरत पड़े तो स्टेट को भी बेयर करना चाहिए। ओके, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। और डीपर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अगर देखें तो आईपी लिटरेसी देना ज़रूरी है, स्पेशलाइज आईपी कोड बनाना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपके विजुअल पर्सोना प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। एआई जनरेटेड कंटेंट को रेगुलेट करना ज़रूरी है। ओके, कम्युनिटी आईपी सेफगार्ड्स लाना ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें आप मेंस में जिक्र कर सकते हैं वे फॉरवर्ड में। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। ध्यान रखिएगा आईपी प्रोटेक्शन के ऊपर, और क्रिएटिव अभी ध्यान रखिएगा आईपी प्रोटेक्शन, क्रिएटिव इकोनॉमी, ये सभी चीज़ें, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर आपके लीगल रिमेडी, ये सभी चीज़ें जुड़ के मेंस में क्वेश्चन बन सकती है। ओके, तो इसलिए क्या है, फिक्स बॉडी ऑफ नॉलेज में टिके मत रहिएगा, कोई एक किताब में रिलाई मत कीजिएगा। फाउंडेशन के लिए कोई एक बुक तो पढ़िए, उसके बाद न्यूज़पेपर से डेली का डेली आप अपडेट करते रहिए। ओके, फाउंडेशन खाली स्ट्रांग रखिए अपना। नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्म्स अनवेल्ड टू फायर अप इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो पहले एक स्कीम था 2015 में प्रोबेबली लॉन्च किया गया था उसको, असेंबल इन इंडिया। तो अभी इसमें असेंबल इन इंडिया का क्या है, ये फर्दर स्टेप है कि डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, कि जो प्रोडक्ट है, स्पेशली इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात
की गई है। तो ध्यान रखिएगा, ऑयल के बाद हम सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का इंपोर्ट करते हैं तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसीलिए अभी हम देश में क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। और उसी के लिए क्या है, गवर्नमेंट ने आपका स्कीम लिया है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाना है 59,000, लगभग 60,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया जाना है। तो उससे आपकी प्रोडक्शन कितनी होगी, लगभग 4.5 लाख करोड़ का प्रोडक्शन होगा। और आपका जो डायरेक्ट जॉब है लगभग 1 लाख तक जॉब का क्रिएशन होगा। तो अभी इसमें क्या करना है, हमें विकसित भारत बनने के लिए अपना जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको घटाना है। एक्सपोर्ट जो हमारा है उसमें हमें ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना है। तो एक्सपोर्ट में हम सिर्फ अगर एग्री प्रोडक्ट ही एक्सपोर्ट करेंगे तो विकसित भारत बनने में हमें बहुत समय लग जाएगा। तो उससे क्या है, हमें उसके जगह पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के पैरेलली जो हाई वैल्यूड प्रोडक्ट है उनको मैन्युफैक्चर करना ज़रूरी है। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिज़ाइन ज़रूरी है, डिज़ाइन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों में ध्यान देना होगा। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इन जनरल विकसित भारत के बारे में पूछा गया तो मैन्युफैक्चरिंग में आप जब लिखेंगे कि हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स को भी आप मेंशन कीजिएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारी टॉपिक क्या है आपकी डायरेक्ट नहीं पूछी जा सकती है, लेकिन इससे हमें ओवरऑल पता चलता है कि एक थीम के अंदर हम ये चीज़ें समेट सकते हैं। ओके, तो बाकी चीज़ें तो हमें इसी से समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका कोई भी, जैसे मोबाइल फ़ोन का आपका कोई सेमीकंडक्टर ही हो, मदरबोर्ड हो, फिर कैमरा हो, ये सभी चीज़ें हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। डिस्प्ले मैन्युफैक्चर करना हो, ओके, तो ये सभी चीज़ें हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो वही चीज़ें इसमें बताई गई है, डिज़ाइन इन इंडिया। तो अभी ध्यान रखिएगा, अभी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देखा था ना हमने, तो डिज़ाइन भी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आ जाता है। तो अभी जो इंसान डिज़ाइन करेगा, जो इंस्टीट्यूट डिज़ाइन करेगा, उसका जो आईपी है उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी रहेगा। इसको अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ये जो टॉपिक था इसको आप डिज़ाइन से लिंक करके लिख सकते हैं। ओके, तो असेंबल इन इंडिया टू डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया। ओके, हाई मार्जिन आईपी ड्रिवन प्रोडक्शन हमें करनी ज़रूरी रहेंगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, चाइनास रेयर अर्थ कंट्रोल आर नॉट द मास्टर स्ट्रोक दे सीम। तो हाल ही में क्या किया, जब आपके यूएसए ने जो आपके हाई वैल्यूड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर है वाई एनवीडिया, उसके ऊपर उसके एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया है, स्पेशली ऑन चाइना। कि चाइना अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे बढ़ चुका है। जो डीप सीक डेवलप किया वो लगभग टक्कर दे पा रहा है चैट जीपीटी जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को। तो इसीलिए क्या है, यूएसए ने आपका यूएस का डोमिनेंस को कर्टेल करने के लिए आपके एआई चिप के ऊपर एक्सपोर्ट में कर्टेलमेंट लगाया, रेगुलेशन लाया, रेस्ट्रिक्शंस लगाई। तो चाइना ने भी क्या किया, इसके प्रत्युत्तर में जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 21st सेंचुरी के इंडस्ट्रीज़ के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, विंड टर्बाइंस के लिए, स्मार्टफोन के लिए, सोलर पैनल्स के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट के लिए, रोबोटिक्स के लिए, एआई हार्डवेयर के लिए। तो अभी जो रेयर अर्थ एलिमेंट है ये चाइना लगभग 70%, यहाँ लिखा हुआ है 70% जो आपके रेयर अर्थ एलिमेंट है उसका माइनिंग करता है। और लगभग 90% ग्लोब का, ध्यान रखिएगा ये 70-90 ग्लोब के कंपैरिजन में है, 90% रिफाइन करता है। तो इसीलिए क्या है, चाइना के ऊपर बाकी देशों का जो रेयर अर्थ एलिमेंट का डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा है। तो ये आर्टिकल अभी ये दर्शा रहा है कि ये चाइना का एक मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये चाइना अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहा है। कि चाइना को लग रहा है कि चाइना का जो आपका डोमिनेंस है वो क्या करेगा, आपका बाकी देशों को, बाकी देश चाइना के डोमिनेंस की वजह से अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे रेयर अर्थ एलिमेंट में। लेकिन इसका उल्टा होने वाला है इस आर्टिकल के हिसाब से, क्योंकि बाकी देश, अभी ध्यान रखिएगा, जब इंडिया जैसे देश हो या फिर यूएसए हो या फिर अदर यूरोपियन नेशन हो वो, या फिर जापान हो, साउथ कोरिया हो, वो खुद से अपना क्या करेंगे, रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स है उसको माइनिंग करना, रिफाइनिंग करना चालू कर देंगे, रिसाइकलिंग करना चालू कर देंगे फ्रॉम द ओल्ड इक्विपमेंट्स।
तो इसीलिए क्या है आपका ये जो रुख है चाइना का, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना ही है कि उनका डोमिनेंस और बढ़ सकता था, लेकिन उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली बाय इम्पोजिंग रेयर अर्थ कंट्रोल, एक्सपोर्ट कंट्रोल। ओके, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। तो बाकी देश अभी क्या करेंगे, रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी क्या होगा, सब्सटीट्यूशन को अपनाएंगे। ओके, तो टेस्ला क्या कर रहा है, मूविंग टू एलिमिनेट रेयर अर्थ एलिमेंट। तो रेयर अर्थ एलिमेंट की जगह अलग जो और डिफरेंट एलिमेंट है उनको यूज़ करेगा। जापान की टोयोटा भी डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ कर रही है और फ्यूचर में और R&D करेंगी और अल्टरनेटिव मटेरियल्स को ढूंढने की कोशिश करेंगी। फिर आपका जो हिताची है 97% जो मैग्नेट है उसको रिकवर कर रहा है पुराने इक्विपमेंट से। तो उससे क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट बढ़ रहा है, सर्कुलर मिनरल इकोनॉमी। तो इससे मिनरल वेस्ट भी नहीं हुआ, पुराने जो इक्विपमेंट्स है उससे ये रिकवर भी हो गया। तो इससे क्या है आपका इफ़िशियंसी बढ़ेगा बाकी देशों का। तो इसीलिए क्या है, जब भी आपका नेसेसिटी आती है देशों के ऊपर, जब प्रेशर पड़ता है तो देश क्या करते हैं, खुद से सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश करते हैं और उस में क्या होता है, देश का डेवलपमेंट होता है। तो ये अच्छा ही है इस आर्टिकल के हिसाब से। ठीक है, प्रेशर बनाओ, बाकी देश क्या करेंगे, अपना डेवलपमेंट खुद इंश्योर करेंगे, रिसाइकल करेंगे, सब्सटीट्यूट ढूंढेंगे। ओके, तो अभी इसीलिए चाइना भी क्या है, एक डायलेमा में है। नेक्स्ट हमारे लिए क्या स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया है। तो चाइना का जो ये एम्बार्गो क्रिएशन है ये सेल्फ डिफीटिंग है। तो इंडिया इसमें क्या कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन को अंडर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत। तो ये NCMM जो है इंडिया ऑलरेडी ले चुका है और इसमें हम खनिज विदेश जो इंडिया लिमिटेड है उसके तहत हम क्या करेंगे, अभी डिफरेंट जो नेशन है उसमें जो आपके माइंस है उसको हम लीज में लेंगे और उससे मिनरल को एक्सप्लोर भी करेंगे एंड रिफाइन भी करेंगे। ओके, तो इसमें हमें और फ्यूचर में क्या करना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना है, एंटर करना है ग्लोबल सप्लाई चेन में विथ ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान, कनाडा। ओके, फिर जो रेयर अर्थ है उसको रिसाइकल करना है, जो डिफरेंट आपके ओल्ड इक्विपमेंट्स है उससे स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइलिंग रखना है, रेयर अर्थ एलिमेंट का स्टॉक पाइलिंग करना है, जैसे हम ऑयल का बफर रखते हैं उसी तरह। R&D को बढ़ाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, जो आज के समय पे बहुत ज़्यादा कम है इन इंडिया। ओके, तो अभी इसमें ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन बन सकती हैं ओके एग्ज़ाम में, मुझे पढ़ के लग रहा है कि इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर सर्कुलर मिनरल इकोनॉमी का कंसेप्ट क्या है या फिर सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, ये भी मेंस में पूछा जा सकता है, एज वेल एज प्रीलिम्स में भी सर्कुलर इकोनॉमी क्या है उसका आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, द नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ द रेलवेज। तो रेलवे प्राइवेटाइजेशन के बारे में स्पेशली आपके जो विवेक देबरॉय कमेटी थी, तो विवेक देबरॉय जी तो अभी उनका देहांत हो गया रिसेंटली, तो उन्होंने सजेशन दिया था जो NDA गवर्नमेंट थी 2014 से उनको। तो उसके बाद आपके ट्रायल बेसिस पे प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन अभी आपका रेलवे क्या है, बहुत एक इमोशनल सेक्टर है, लोग बड़े ही इमोशनली जुड़े हुए हैं इससे। और जो रेलवे के वर्कर है तो वन ऑफ द हाईएस्ट वर्कर आप रेल में भी देख सकते हैं पैरेलली विथ डिफेंस। तो इसके लिए अभी प्राइवेटाइजेशन का क्या ज़रूरी है और इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो रेलवे अगर हिस्टोरिकली देखें तो लॉर्ड डेलहाउसी जो गवर्नर जनरल थे उनके समय पे रेलवे का डेवलपमेंट हुआ था इंडिया में। 1853 में आपके बॉम्बे टू थाने रेलवे लिंक पहले बिठाई गई थी। तो आज के समय पे आप देख सकते हैं कि हम 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है वर्ल्ड वाइड, और सबसे ज़्यादा हम जो आपके पैसेंजर है वो ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलिंग में नंबर 1 है और 4th लार्जेस्ट है। और जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है वो सबसे लंबा आपका रेलवे नेटवर्क है, और सबसे फास्टेस्ट रेलवे नेटवर्क आपके चाइना में है सबसे ज़्यादा। तो अभी इसमें ध्यान दीजिएगा कि क्या की चैलेंजेस है इन रेलवे ऑपरेशंस करेंटली। तो ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी देखी जाती है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट भी है, क्रॉस सब्सिडाइजेशन दिया जाता है। क्रॉस सब्सिडाइजेशन क्या है कि पैसेंजर टिकट को सस्ता रखने के लिए जो फ्रेट होता है, जो आपके गुड्स को कैरी करता है, उसमें ज़्यादा पैसे लगाते हैं, ज़्यादा फेयर लिया जाता है। तो उससे क्या होता है, आपका जो फ्रेट है वो शिफ्ट हो गया है रोड में,
और इससे हमारा पॉल्यूशन बढ़ता है। और रोड फ्रेट में क्या है, आपका लॉजिस्टिकल कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो एक ट्रेन आपके 50 बोगी अगर है तो वो 100 आपके ट्रक के सामान ले सकती है और एक इंजन चलेगा उसमें। लेकिन इधर 100 ट्रक में 100 इंजनें चलेंगी तो ज़्यादा पोल्यूशन होगा। तो वैसे आपको चीज़ों को देखना होगा। फिर सेफ्टी कंसर्न्स भी देखा गया है रेलवे में। फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स तो होते ही रहते हैं, आउटडेटेड ट्रैक्स है, फिर आपका मैनुअल सिग्नलिंग सिस्टम है बहुत सारी जगह में, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डीके आ गया है, ओवर क्राउडेड ट्रेन है, डर्टी है स्टेशंस, ओके, टिकट की अनअवेलेबिलिटी है, वेस्टेड एसेट्स को भी वेस्ट किया जा रहा है, फिर टेक्नोलॉजिकल स्टेग्नेशन देखा जा रहा है। तो आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में भी हम क्या है, पुराने मॉडल में ही रेल को चला रहे हैं। तो इसमें अभी क्या है, प्राइवेटाइजेशन अगर किया गया तो ये सभी चीज़ों में ये जो इनएफिशिएंसी के इश्यूज़ हैं इनको दूर किया जा सकता है। तो अभी क्या है, इसको अलग से आपको समझना नहीं है, इसको समझ लिया ना, इसी का उल्टा लिखना चालू कर दीजिए। जो ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी है वो इफ़िशिएंसी में बदल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई बुलेट शॉट नहीं है कि एक फायरिंग की और सब ठीक हो गया, इसमें समय लगेगा। तो इसीलिए इसमें कहा गया है आर्टिकल में कि ग्रेजुअल जो है आपका प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा रेलवे का, फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट, इफिशिएंसी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, बेटर पैसेंजर एक्सपीरियंस के लिए, डीकंजेशन के लिए, सेफ्टी कल्चर के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ओके, तो अगर विकसित भारत बनना है तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जो डेवलपमेंट हमें अचीव करना है, रेलवे में भी डेवलप करना होगा। रेलवे एक इम्पॉर्टेंट लिंक है लॉजिस्टिक्स का। नेक्स्ट आपका क्या कंसर्न रहेंगी, हाई फेयर्स हो सकता है प्राइवेटाइजेशन हुआ तो इसमें गवर्नमेंट को फेयर कंट्रोल करना पड़ेगा। जो जॉब लॉसेस है, तो जो परमानेंट एम्प्लॉई है वो आपके हड़ताल में बैठ जाएंगे, पॉलिसी नहीं ले सकेंगी गवर्नमेंट। फिर प्राइवेट मोनोपोली का एक रिस्क आ सकता है, सेफ्टी शॉर्टकट्स लिया जा सकता है बाय प्राइवेट फार्म। तो वो तो कोई साधु नहीं है, वो भी अपना कॉस्ट कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठेंगे। तो इसीलिए क्या है, आपका इसको ये चीज़ों को ग्रेजुअली प्राइवेटाइजेशन करवाना होगा और जो गवर्नमेंट का रेगुलेशन है वो कंटिन्यूसली रखना पड़ेगा और कॉस्ट को भी रेगुलेट करना पड़ेगा। ओके, बाकी इसमें कंपैरिजन दिखाया गया है जापान, यूके, चाइना, जर्मनी कि कैसे आपके क्या है इन देशों में प्राइवेटाइजेशन किया गया है विथ स्टेट कंट्रोल। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल, मोदीज ट्रायंगल ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो इसमें हमारे देश के माननीय पीएम साहब वो कैसे विकसित भारत बनने के लिए और अपना नेट ज़ीरो टारगेट पूरा करने के लिए कैसे हम जियोपॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्थात डिफरेंट रीजन के, स्पेशली आपके जो डेवलप नेशंस है लाइक फ्रांस हो गया, फिर आपका यूएसए हो गया, इनके साथ हम कैसे स्ट्रैटेजिकली अलाइंड हो रहे हैं टू अचीव द गोल ऑफ विकसित भारत एंड नेट जीरो टारगेट बाय 2070। तो हम अभी जैसे आपके यूएसए के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेगमेंट में हो, रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में हो, फिर फ्रांस के साथ आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेगमेंट में हो, या फिर आपके न्यूक्लियर एनर्जी में जो जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है महाराष्ट्र का, जो अभी डेवलपिंग फेज़ में है। तो ये सभी चीज़ें हम कैसे अचीव कर रहे हैं और कैसे हम क्या कर रहे हैं, एक बैलेंस बना रहे हैं विथ डिफरेंट नेशन। ओके, क्योंकि देश को अगर आगे बढ़ना है ना तो कन्फ्लिक्ट से हम आगे नहीं बढ़ सकते, उसके लिए हमें बहुत कैलिब्रेटेड अप्रोच, सॉफ्ट अप्रोच लेके ओके कन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अभी जो डिफरेंट डील हुई है, हम जो डिफरेंट न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं वही सभी चीज़ों को इसमें संजो के रखा गया है। ओके, तो इसमें आपका जो 500 बिलियन का टारगेट है बायलैटरल ट्रेड बाय 2030, ये यूएस के साथ टारगेट है। तो हाल ही में जो आपके यूएसए विजिट किया गया था इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो ये टारगेट लिया गया था। तो ये सभी चीज़ें आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जा सकता है कि कितना बायलैटरल ट्रेड का टारगेट रखा गया, ध्यान रखिएगा। ओके, बाकी आप देखेंगे तो हमारा अभी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से 70% इलेक्ट्रिसिटी आता है और हमारा पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रहा है, एनर्जी का डिमांड भी बढ़ते जा रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है। तो इसके लिए क्या है, एनर्जी का डिमांड और सर्ज होगा। तो हमें क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट करना है और रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट करने के लिए डेवलप नेशंस के टेक्नोलॉजी को आपका एडॉप्ट करना ज़रूरी रहेगा। ओके, तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो जियोपॉलिटिक्स के ज़रिए अर्थात डिफरेंट नेशंस के साथ स्ट्रैटेजिकली अलाइंड होकर कैसे विकसित भारत बन सकते हैं
और कैसे नेट ज़ीरो अचीव कर सकते हैं। तो विकसित भारत बनने के लिए आपके क्या है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना, इकोनॉमी में आपका मॉडर्नाइजेशन लाना, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना विद द हेल्प ऑफ दिस ऑलरेडी डेवलप नेशन, और उससे हम कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं टुवर्ड्स नेट ज़ीरो। ओके, ध्यान रखिएगा, नेट ज़ीरो ये सभी प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इंक्लूडिंग विकसित भारत, इंक्लूडिंग अमृतकाल। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रेड कारपेट रेड स्केयर व्हेन अनदर यूएस वीपी केम टू इंडिया। तो अभी इसमें ये संजोग है या फिर एक आप कह सकते हैं कि संजोग क्या बोलूँ, एक कोइंसिडेंस। ओके, कि जब भी यूएस के वीपी हमारे देश को विज़िट किए हैं तो उस समय क्या है, कोई ना कोई आपकी जो अनहोनी है वो घटी है, जो अनहोनी है देखा गया है, वो चाहे आपके डोमेस्टिक लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो इस आर्टिकल में आप ध्यान रखिएगा कि इसमें आपके जो डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में जो मीटिंग हुई है और उस समय में जो पॉलिटिकल इवेंट्स हुआ था ग्लोबल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, उस समय से लेके आज के समय तक वो सभी चीज़ों का विवरण दिया गया है। तो इससे क्या है, आपका जो एक हमारा हिस्ट्री होता है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री, वो आपका रिवीजन हो जाएगा और इसमें आपको बहुत सारी फोल्डर मटेरियल मिल जाएगा फॉर मेंस। ओके, तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जब निक्सन ने जब विज़िट किया था इंडिया को, जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे 1953 में, तो उस समय कोल्ड वार का एस्केलेशन हुआ था, कोरियन वार चल रहा था उस समय, फियर ऑफ कम्युनिस्ट एक्सपेंशन था एशिया में। ओके, फिर जब जेडी वेंस साहब ने विजिट किया 4 दिन के लिए, तो उस समय पे आपका क्या है, पहलगाम टेरर अटैक भी देखा गया। ओके, तो इसमें अभी उन्होंने विज़िट किया, उसके लिए टेरर अटैक हुआ, ये हम आपके एकदम कंक्लूसिवली नहीं कह सकते, कोई लिंक हो सकता है, लेकिन बाकी इससे क्या है, हमें समझनी क्या है कि आपके डिफरेंट जो ग्लोबल लीडर्स है वो एक दूसरे के देश में विज़िट करना, उसमें कोई ना कोई तो इंटरेस्ट रहेगा। ओके, तो अभी निक्सन साहब ने उस समय विज़िट किया था, क्यों? बिकॉज कोल्ड वार चल रहा था। यूएसए को एप्रीहेंशन था कि इंडिया यूएसएसआर के साथ अलाइंड हो सकता है, इंडिया कम्युनिस्ट या फिर सोशलिस्ट बन सकता है, तो इसीलिए उन्होंने विजिट किया था ताकि आपका हमारा जो रुख है कैपिटलिज्म की तरफ मोड़ सके। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये इसमें आपको काफ़ी इंसाइटफुल चीज़ें मिल जाएंगी पॉलिटिक्स, सोशल, इकोनॉमिक्स, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आफ्टर पहलगाम अ नेशन यूनाइटेड इन बैटलिंग टेरर। तो आप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया देख सकते हैं कि आफ्टर ब्रूटल अटैक ऑन सिविलियन बाय द स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट, तो इसके बाद में, इसके रिएक्शन में गवर्नमेंट ने तो इसका जो आपका प्रत्युत्तर है वो दिया ही है बाय डिफरेंट मेजर्स। तो इसमें आप देख सकते हैं जो मोदी साहब का विज़िट था उसको कट शॉर्ट किया, फिर आपके इमीडिएटली जो होम मिनिस्टर साहब थे उन्होंने कश्मीर विजिट की, पूरा जो परिस्थिति है उसको जांचा। ओके, फिर जो वीज़ा का सस्पेंशन हुआ नेक्स्ट डे, देन चेक पोस्ट जो थी वाघा अटारी बॉर्डर उसको सील किया गया। फिर जो डिप्लोमेट्स थे पाकिस्तानी उसको उनको एक्सपल्शन किया गया। फिर आपका सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी किया गया जो कल भी हमने देखा था। ओके, तो ये प्रत्युत्तर है बाय इंडिया। तो इसमें अभी हम डिप्लोमेटिकली ही उनको आंसर कर रहे हैं, उन्होंने जो किया उसके अगेंस्ट। तो अभी सभी जो देश के लोग हैं एकजुट है इस समय पे, और कुछ हार्ड अप्रोच अपनाने के बारे में सभी एक अपील कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, हार्ड अप्रोच हमें इमीडिएट हम अगर लेंगे तो उससे क्या है, हमारे स्ट्रैटेजिक जो एक गोल होता है उसमें दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए क्या है, अभी इंडिया धीरे धीरे इन चीज़ों में एक्शन लेगा, और इसमें ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि कोवर्ट ऑपरेशन परहैप्स स्टार्ट हो गया है। तो ये सभी चीज़ें तो आपके न्यूज़ में नहीं आएंगी या फिर गवर्नमेंट सीधा खोल के नहीं बताएंगी, क्योंकि ये सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें हैं। लेकिन कोवर्ट ऑपरेशन चल रहा है, उसके लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा गवर्नमेंट हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। ओके, तो इस समय क्या है, पूरे देश को एकजुट रहना है, और जो गवर्नमेंट है वो चाहे कोई भी पार्टी हो, इसमें मैं पार्टी के साथ चीज़ों को अलाइन नहीं करना चाहता हूँ कि हमें गवर्नमेंट क्या है, वो कोई भी पार्टी हो, देश सबसे ऊपर है, और गवर्नमेंट के लिए भी हमेशा देश सबसे ऊपर रहता है।
तो इसी के लिए क्या है, गवर्नमेंट अपना कोवर्ट, काइनेटिक एंड साइबर ऑपरेशंस आर लाइकली ऑलरेडी इन मोशन। तो इसमें कहा है कि लाइकली ऑलरेडी इन मोशन। तो ये तो गवर्नमेंट हमें खुल के अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे क्या है, जो आपके टेररिस्ट है वो सतर्क हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या है, अंदर ही अंदर ये ऑपरेशंस चलते रहेगा और आपको बाद में एक समय के बाद खुद ही पता चलेगा चीज़ें। ओके, तो बाकी यही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। बाकी हमें क्या करना है, अपने देश के अंदर जो सिविल कोहिजन है, जो हारमोनियस रिलेशन है, उसको बनाए रखना है। किसी को टारगेट नहीं करना है। ओके, कोई एक आपका कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जिसने अभी ऐसा तो नहीं है कि सभी टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। किसी ने टेररिस्ट एक्ट किया, किसी देश से कोई आपके स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैला, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश में जो कम्युनिटी है हम उनको उनके साथ जो कोहिजन है वो ख़राब करें। और टेररिस्ट जो आपके स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है बाय पाकिस्तान, तो वो चाहता ही यही है कि हमारे अंदर का कोहिजन ख़राब हो। अगर कोहिजन ख़राब हुआ तो सोशल टेंशन आएगा, उससे पॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगी, इकोनॉमिक टेंशन बढ़ेगी, तो लॉस किसका है, हमारे देश का है। इसीलिए इस घड़ी में हम सभी को क्या करना है, आपका यूनाइटेडली रहना है और आवाज़ उठानी है अगेंस्ट दिस नेशंस जो ऐसे आपके इंसिडेंट्स को अंजाम दिलवाते हैं बाय प्रॉक्सीज। प्रॉक्सी मतलब बाय टेररिस्ट। ओके, तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, तो मैसेज तो हमें मस्ट सेंड करना ही है, टेररिस्ट को समझाना ही है उनके लैंग्वेज में, और रूथलेसली पनिश करना ही है। ओके, फिर और हमें जब ये हम उनको पनिश करेंगे रूथलेसली, तो इसमें हमें अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। और हमें अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, उसका मतलब ये है कि हमारे सोसाइटी का जो कोहिजन है, जो कम्युनल हार्मोनी है, उसको नहीं खोना है। अगर उसको खो देते हैं तो जो आपके पाकिस्तान है या फिर जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका वर्क आप समझ लीजिए उन्होंने कर दिया है। ओके, तो इसीलिए अभी पाकिस्तान को ये समझना है कि हम पीस मांगते हैं, नो डाउट, लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके इस तरह के जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको प्रमोट करेंगे। उसके लिए हम किसी भी कॉस्ट तक जा सकते हैं। यही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। बाकी इंडिया अभी इसमें क्या करना है, द वर्ल्ड मस्ट नो इंडिया एक्ट विथ मेच्योरिटी एंड रेस्ट्रेंट। तो हमें मेच्योरिटी के साथ इससे डील करना होगा और कैलिब्रेटेड अप्रोच लेना होगा और उनको पनिश करना होगा रूथलेसली बट विथ कैलिब्रेटेड अप्रोच। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अगेन ये आपके इंडिया पाकिस्तान के बीच जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके सस्पेंशन को लेके ये चीज़ें आई है। ये ऑलरेडी कल डिस्कस किया, आज फिर से ये आर्टिकल दिखा तो हमने इसमें ऐड कर दिया। आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, इस बार क्वेश्चन बन सकता है इससे। नेक्स्ट आर्टिकल, ये एक काफ़ी पॉजिटिव आर्टिकल मुझे देखने को मिला। ओके, तो ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स रिमोट ब्लॉक अलोंग लाइन ऑफ कंट्रोल इन J&K फॉर फर्स्ट टाइम। तो क्या है पूरा मुद्दा, ध्यान रखिएगा। अभी आप देख सकते हैं कि 2019 में आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद पाकिस्तान बौखला गया, पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो बौखला गई। और उसके बाद 2019 के बाद आर्टिकल 370 ख़त्म होने के बाद सेंटर को भी एम्पावरमेंट मिला कि वो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं जम्मू कश्मीर को लेके। तो इसीलिए अभी जम्मू कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चल रही है और उसी का एक ये मॉडल इस आर्टिकल में आया है कि इसमें खवास नाम का एक आपका ब्लॉक है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। तो उसमें डेवलपमेंट का नमूना इसमें दिखाया गया है कि कैसे डेवलपमेंट हो रही है। तो यही चीज़ें तो क्या है, पाकिस्तान टॉलरेट नहीं कर सकती है। आज जो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में होगा उससे जम्मू कश्मीर का जो यूथ के अंदर जो डिसइल्यूजनमेंट क्रिएट किया गया था, इंजेक्ट किया गया था बाय आपके पाकिस्तान और पाकिस्तान बेस्ड फंडामेंटलिस्ट, तो उसके वो डिसइल्यूजनमेंट अभी ख़त्म होने लग रहा है धीरे धीरे कि डेवलपमेंट हो रही है, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा जो जम्मू कश्मीर के पॉपुलेशन है। तो इससे प्रॉब्लम किसको है, हमें तो प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान को प्रॉब्लम है कि इसकी जो आवाम है वो उनके अंदर जो आपका ब्रेन वॉशिंग था,
जो ब्रेन वॉश किया था उसको हम अभी क्लीन कर रहे हैं इसमें बाय डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, जो पहले पॉसिबल नहीं था 370 जब तक था। तो इसीलिए क्या है, अभी जो भी आपके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है जम्मू एंड कश्मीर में उसको कंटिन्यू रखना है, ताकि जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो भाई बहन हैं उनका भी डेवलपमेंट हो, वो भी हमारे नेशन से जुड़े रहे और उनका ब्रेन वॉश इजीली ना किया जा सके। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो खवास ब्लॉक के बारे में दिया है, जिसमें जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू एंड कश्मीर में। तो उसमें पिछले 1 साल में टेररिज्म की एक्टिविटी 0 देखी गई है। खवास हैज़ रिकॉर्डेड 0 इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म इन दी पास्ट 1 ईयर, जिसमें बहुत ज़्यादा टेररिज्म का एक्टिविटी हुआ करता था, बिकॉज ये आपके LOC के अलॉन्ग है इसीलिए। तो इसमें अभी क्यों ये सभी चीज़ें कम हुई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपका 2 अप्रोच लिया है। एक तो सिक्योरिटी अप्रोच भी लिया है, बॉर्डर को स्ट्रेंथन किया है, दूसरा डेवलपमेंटल अप्रोच भी रखा है और इसमें स्पेशली डेवलपमेंट अप्रोच के बारे में बात की गई है। रोड कनेक्टिविटी को डेवलप किया गया है, इंटरनेट कनेक्टिविटी लाई गई है। जो लैंग्वेज बैरियर था पहले कि गवर्नमेंट जो स्कीम बनाती थी वो इंग्लिश में होता था, तो वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है उनको समझ में नहीं आती थी, तो उनका लोकल लैंग्वेज है आपका गोजरी, तो उसमें ट्रांसलेट किया गया है। फिर आपका जो स्कीम है उनको टाइमली मॉनिटरिंग किया जा रहा है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं, पॉजिटिव सिचुएशन है। और करंट अचीवमेंट्स क्या है, 100% पंचायत कनेक्टिविटी हो गई है, 4G आ गया है बाय BSNL। तो अभी ध्यान रखिएगा, बहुत लोग कहते हैं कि BSNL लॉस में है, प्राइवेटाइज़ करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इसको लॉस होते हुए भी इसको बार बार रिवाइव कर रही है। क्यों? क्योंकि अभी जो आपके डिफ़िकल्ट टेरेन है उसमें प्राइवेट कंपनी नहीं जाती है, प्रॉफिट कम होगा। तो इसीलिए क्या है, BSNL जैसे कंपनी क्या कर सकती है, जो आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, तो ये आपके डिफरेंट रीजन को डेवलप कर सकती है, नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकती है। ओके, ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये आर्टिकल। तो जम्मू कश्मीर का हर हिस्सा जो है वो डेवलप होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के जो भाई बहन हैं उनके जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और जो सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है, टेररिज्म है, उसको रोका जा सके और हमारी जो आपकी ज्योग्राफिकल जो इंटीग्रिटी है उसको हम अटूट रख सके और जो पाकिस्तान का नैरेटिव है अगेंस्ट इंडिया उसको हम काउंटर कर सके। काउंटर करते आए हैं और काउंटर करना है। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। वाई डज रेजिलियंट इंडिया स्टिल गेट अ क्लोज टू जंक क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम एजेंसीज। तो अभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे कि आपके मोडी हो गया, स्टैंडर्ड एंड पोर हो गया, फिच हो गया, तो ये अमेरिकन बेस्ड आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, जो क्या करती है, जो हमारे देश के जो बॉन्ड्स है या फिर शेयर है उनको रेट करती है और ये क्या करती है, हमारे देश के जो आपके बॉन्ड्स है उनको पोर रेटिंग देती है, पोर सोवरेन रेटिंग देती है। तो इससे क्या होता है, हमें जो आपका जो लिक्विडिटी चाहिए या फिर जो डेट चाहिए इंटरनेशनल मार्केट से उसको एक्वायर करने में प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा रेट पे करना होता है और इसके लिए क्या है, आपके इन्वेस्टमेंट का जो एक क्लाइमेट है उसमें भी एक नेगेटिव सिग्नल जाता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, जो आपका जंक क्रेडिट रेटिंग दिया जाता है बाय एजेंसी, लेकिन इंडिया का इकोनॉमी काफ़ी रेजिलियंट है, फिर हमें क्यों जंक आपका रेटिंग मिलता है? तो ये बायसनेस है बाय दी वेस्टर्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज टुवर्ड्स एशियन इकोनॉमीज लाइक इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। तो इसीलिए क्या है, आपके जो ये ब्रिक्स के नेशन है उन्होंने कहा भी था कि हमें खुद का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाना चाहिए और हमें ये बायस्ड एजेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज इंडिया में आप देखिए स्टेबल GDP ग्रोथ है, वन ऑफ द हाईएस्ट GDP ग्रोथ है इन वर्ल्ड, जिसको वर्ल्ड बैंक IMF भी प्रोजेक्ट कर चुका है, ओके, रिपोर्ट में दर्शा चुका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में परसों ही हमने देखा था। इसके बाद हमारा जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो भी स्टेबल है, हम स्टेबल डेमोक्रेसी है सिंस इंडिपेंडेंस। ओके, लॉ एंड ऑर्डर के जो इश्यूज़ है वो भी कंट्रोल में हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, कभी भी हमारे देश ने आपका सोवरेन जो डिफ़ॉल्ट है वो नहीं किया है, फिर भी हमें क्या है, आपकी पोर रेटिंग मिलती है। तो ये जो बायसनेस है वेस्टर्न एजेंसीज का, इनको इसमें रीथिंक करनी चाहिए। प्लस जो एशियन नेशन है, जो ग्लोबल साउथ नेशन है, इनको भी अपना खुद का क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बनाना चाहिए, ऐसे बायस्ड रेटिंग एजेंसीज पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ध्यान रखिएगा, UPSC में भी पहले क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में पूछा जा चुका है, कई बार क्वेश्चन आए हैं।
प्रीलिम्स में। ओके, और मेंस में आप क्या है, ओवरऑल जो आपके वेस्टर्न एजेंसीज है वो कैसे बायस्ड है टुवर्ड्स एशियन इकोनॉमीज इंक्लूडिंग इंडिया, वो सभी चीज़ें अगर पूछी जाती है एग्ज़ाम में तो उसमें आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आई होप मैंने आज थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया। ओके, तो इसके बाद भी अगर डाउट रहता है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा हमारे नंबर पे 6002417488, या फिर कमेंट, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, हम उसको कैटर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे विथ डिफरेंट आर्टिकल। थैंक यू।